सेल्टिक्स बार एसोसिएशन के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हमें पता चला था कि आपने टॉपिक छेड़ा कि किसी कमिश्नर जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया या जो भी इशू था उसके लिए आप स्ट्राइक पर भी बैठे, आप अपने फेलो मेंबर्स के लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। कुछ उसके ऊपर आप लाइट डालेंगे, क्या मैटर था और किस तरीके से आपको उसमें सक्सेस मिली? सितंबर 2020 में 17-18 टाइम बार हुआ था। सितंबर में उन्होंने नोटिस दिए। अब बिना रिप्लाई को कंसिडर करे, हमारे रिप्लाईज थे मेंबर्स के, उन्होंने रिप्लाई दिए, उन्होंने कंसिडर ना करके उनको ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। पूछने के लिए आपकी कितनी मेहनत रही, कितना स्ट्रगल रहा, क्या चीज़ें रही कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं? There is no shortcut to get success. When we say hard work and smart work, तो स्मार्ट वर्क वही कर सकता है who has done a hard work. इलेक्शन कंटेस्ट करने के पीछे कोई मोटिव, कोई रीज़न जिसने आपको एनकरेज किया हो कि नहीं आपको भी लीडर बनना है और इंस्टीट्यूट में जाके हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं या कुछ बेटरमेंट करना है अपने सीए फर्टिनिटी के लिए? देखिए, हर आदमी जो भी आता है पॉजिटिव माइंडसेट से आता है लीडरशिप रोल के लिए, तो उसके मन में होता ही है कि भाई कम से कम मैं ये पोजीशन तो ऐड कर दूं या ये एक चेंज तो ले आऊं। फ्रेंड्स, आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हमारे सीए प्रोफेशन से जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में आपको पता चलेगा। हमें जॉब में जाना चाहिए, प्रोफेशन में जाना चाहिए, या सीए एज ए इंस्टीट्यूट बॉडी कैसे काम करता है। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने बेटर एक्सपीरियंस के लिए इसको 1.5 स्पीड में देखना मत भूलिएगा। और फिर मैं एंड में आपसे मिलती हूँ इस पॉडकास्ट के बाद कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडाज ऑफ लाइफ। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मिनी भाटिया। जैसे कि आप सब जानते हैं, फंडाज ऑफ लाइफ का एक ही फंडा है, आपके साथ इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल जर्नीज को शेयर करना। और इसी सीरीज़ में आज हम लेकर आ गए हैं एक और मोटिवेशनल जर्नी सीए अभिषेक राजा जी की। सीए अभिषेक राजा is a chartered accountant by profession. He is an executive member of Celtics Bar Association. He is an author and speaker on GST matter and Pan India basis. तो आइए मिलते हैं अभिषेक जी से। वेलकम अभिषेक जी, वेलकम टू फंडाज ऑफ लाइफ। थैंक यू मिनी जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में आपका नाम जीएसटी और आपको अलग नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे जीएसटी का नाम आता है वहाँ पे चाहे हम गूगल सर्च करें, चाहे चैट जीपीटी से पूछे, आपका नाम टॉप 10 ऑथर्स और पब्लिक स्पीकर्स में आ ही जाता है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि आप दिल्ली से बिलोंग तो नहीं करते हैं, तो वहाँ से दिल्ली तक का सफ़र और फिर जीएसटी स्पीकर तक बनने का सफ़र कैसा था आपका? So, I'm basically from Najibabad, a small town in district Bijnor, यूपी वेस्ट। तो 12th किया तो मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई से हट गया और इंटरेस्ट चला गया चेस में। तो मैं 3 साल चेस खेलता रहा, 95 to 98। बीकॉम के मार्क्स बहुत कम आए और मतलब 50% से ऊपर थे, वेरी बैड। तो पापा से कहा कि मुझे चेस में ही आगे जाना है, तो ही गेव मी 1 ईयर कि कोई कंपटीशन जीत लो तो आपको चेस में आगे जाने देंगे। माई बैड लक, यूपी की टूर्नामेंट थी और मैं उसमें 3rd आया। रिस्क ज़्यादा उठाया था क्योंकि प्रेशर बहुत था कि ये टूर्नामेंट जीतना है, लेकिन 3rd, फाइनल में नहीं पहुंचा। सेमीफाइनल में रह गया, थर्ड प्राइज लिया। तो फिर पापा ने कहा कि कुछ तो करोगे। तो एक बार यूपीएससी भी दिया, पीसीएस भी दिया, देकर पता चल गया कि ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट था नहीं, तो सीए करने आ गए। फादर ने कसम दी कि अब चेस नहीं खेलोगे, तो चेस छोड़कर फिर यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप्स निकले। और सीए में आने का एक बेसिक रीज़न ये था कि एक ऐसा कोर्स था जो मेरे बजट फ्रेंडली था, बजट में था। और उसके बाद फिर सीए करते चले गए। सीए फाइनल बहुत मुश्किल में हुआ, इंटर फर्स्ट शॉट बोथ ग्रुप थे। और ये गलती रही कि मन में ये था कि फाइनल में बोथ ग्रुप देकर रैंक ले आएंगे। तो उसकी वजह से बहुत रिस्क उठाया, मतलब
कहीं पर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते थे तो न्यूमेरिकल ज़्यादा ट्राई करते थे कि यार ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और वो एग्रीगेट कभी बन ही नहीं रहा था। तो एक बार फादर ने कॉल किया, मैंने घर जाना भी छोड़ दिया क्योंकि फेल होता रहता था। जिसके बाद भी आते तो वो कहता था हाँ भाई हो गया सी है। आंसर यही होता था कि क्या बताएं, बोले 3 साल का कोर्स था, कितने साल हो गए। तो पापा ने मुझे एक बार कॉल किया और बोला बाबू अगर 2 ग्रुप नहीं हो रहे तो एक एक करके दे दो। बात एक लाइन की थी पर बहुत दर्द हुआ, और उसके बाद भी छोड़ा नहीं। एंड अल्टीमेटली नवंबर 2005 में 2 ग्रुप्स निकल गए विद ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड। उसके बाद फिर इंटरेस्ट आईटीटी में था, और मेरी जो आर्टिकलशिप हुई हुई है वो एक इनकम टैक्स फॉर्म से हुई हुई है, दोज हू हैंडल इनकम टैक्स लिटिगेशन मैटर्स। और मैं उनका इकलौता आर्टिकल हूँ जो इनकम टैक्स नहीं करता। तो स्टार्टिंग से ही आउट ऑफ बॉक्स सोचने का और करने का जुनून है आप में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, सब रीजनेबल चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं। जी। बट इनकम टैक्स कभी मेरी मतलब फोटे में मुझे अक्सर समस्या होती है। जितनी क्लैरिटी से मैं चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स में समझ लेता हूँ, उतनी क्लैरिटी से मेरी समझ में इनकम टैक्स की चीज़ें नहीं आती, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। बट आई एम होपिंग फॉर न्यू इनकम टैक्स लॉ, जो भी न्यू इनकम टैक्स एक्ट आएगा या डायरेक्ट टैक्स कोड, व्हाटएवर दे मे से, सो आई विल बी डिवोटिंग मच टाइम ऑन दीज मैटर्स। और इनकम टैक्स मैंने भी 1-1.5 साल पहले थोड़ा सा पढ़ा भी है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि बिल्कुल ही ज़ीरो ना हो जाऊँ। पर 2023 में 5-6 महीने मैंने डिवोट किया और फिर से पढ़ा थोड़ा सा। बट आई से दैट जितनी क्लैरिटी से मेरी समझ में इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी आता है, उतनी क्लैरिटी से मेरी समझ में इनकम टैक्स में नहीं आता, या शायद मैं डीप डाउन एक्सपर्ट वाली पोजीशन में इनकम टैक्स में नहीं आ पाता। फिर जीएसटी में पहले तो वैट था, सर्विस टैक्स था, तो स्पीकर तो सर्विस टैक्स और वैट पर बने। वैट पर बहुत ही कम लोग थे जो स्पीकर थे उस ज़माने में, 2009 और 10 के आसपास। तो वैट पर सेशंस लेने शुरू करे, दिल्ली वैट पर लिया, एक बार यूपी वैट पर भी एक सेशन लेकर देखा, और यूपी वैट का भी एनुअल रिटर्न पर सेशन लिया था। तो व्हेन जीएसटी केम 2015 के आसपास बात हुई, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, लोगों के साथ शेयरिंग करी। 2016 में मॉडल जीएसटी लॉ आया। 1-1.5 साल अपनी प्रैक्टिस ख़राब कर ली, सिर्फ जीएसटी पढ़ते रहे, मतलब सारा काम छोड़ दिया। आप समझिए 10 साल से ऊपर का सीए है, और मेरी जो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स हैं 2016-17 की, वो सिर्फ 9 लाख रुपए रह गई। मतलब कोई और काम करा नहीं, ऑफिस से स्टाफ हटा दिया, सिर्फ रिसर्च के बच्चे रखे। देन दे हेल्प मी फ्रेम सो मेनी थिंग्स, और उस पर टाइम लगाकर। तो इट्स नॉट ईजी थिंग कि जीएसटी पर आज अगर थोड़ा बहुत लोग मुझे पहचानते हैं तो इट्स अ ईयर्स ऑफ लेबर, कि वो ऐसा नहीं है कि अचानक में एक दिन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर ही आ रही थी कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको यूजली यही लगता है, जो आज के सक्सेसफुल सीए हैं या स्पीकर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, उनको देख के कि हम भी इनके जैसे बने। लेकिन उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपकी कितनी मेहनत रही, कितना स्ट्रगल रहा, क्या चीज़ें रहीं कि आज आप यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू गेट सक्सेस। व्हेन वी से हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क वही कर सकता है हु हैज डन अ हार्ड वर्क। अब आप देखिए, मान लीजिए टुडे वी हैव चैट जीपीटी और अदर एआई टूल्स, so AI tools will never replace you, but someone using AI tools will definitely replace you. तो आसान नहीं होता। देखो, एक्सपर्ट बनना है, हमने तो ग्रूमिंग द यंग फॉर यंग प्रोफेशनल स्टार्ट भी करा है, वे वी आर प्लानिंग टू ग्रूम यंगस्टर्स इन इनकम टैक्स। साथ में मैं भी पढ़ना चाहूँगा कि भाई तो समझ लूँ कि नया लॉ है, तो नए लॉ में वो भी बराबर है, मैं भी बराबर हूँ, तो सब एट पार हो जाते हैं।
लेकिन जिसने पहले काम कर रखा है उसे एटलीस्ट थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, उसको केस लॉ ज़्यादा पता होते हैं, तो वो एक एज हमेशा जो पुराने हैं उसको रहती है। लेकिन यंगस्टर्स को देखिए, जब तक आपने सीए करा तब तक आपने बहुत टाइम पढ़ाई को दिया। आप अगर किसी चीज़ में मास्टरी करना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं, तो मोर और लेस 6 to 9 months का आपको टाइम देना होता है। आप एक सब्जेक्ट को पकड़कर और आप घंटा 2 घंटा डेली पढ़िए एंड लीव। तो इनकम टैक्स में जब मैं देखता हूँ कि पहले पुराने ज़माने में इनकम टैक्स पूरा एक्सपर्ट होते थे, अब क्या है सब्जेक्ट वो बहुत बड़ा हो गया, तो उसमें कोई पर्सन एनजीओ का एक्सपर्ट है, कोई टीडीएस का एक्सपर्ट है, कोई सर्च के केसेस देख रहा है, कोई सिर्फ अपील कर रहा है, तो वो अब कुछ एग्जम्पशंस ही देख रहे हैं आजकल। तो जीएस और इनकम टैक्स भी आज की डेट में ऐसा नहीं कि पूरा इनकम टैक्स की एक मास्टरी चाहिए आपको, तो वो भी आपस में बाइफरकेट हो चुके हैं कई सारे विंग्स। तो आपको किसी एक टॉपिक पर ही एक्सपर्ट बना जा सकता है। एंड टैक्स ऑडिट हैज़ बिकम क्वाइट चैलेंजिंग थिंग, जिसमें कि आपको सर्टिफिकेशन भी करना है, आपको यूडिन भी देना है, और उसमें अगर आप इन डीप जाएँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। सो एक्सपर्ट बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो एक्सपर्ट बनने में दिक्कत है। आप जब पढ़ाई करें घंटा 2 घंटा जो भी आप टाइम निकाल रहे हैं रोज़ का पढ़ने का, तो उस पीरियड में अपना मोबाइल साइलेंस पर डाल दीजिए या मोबाइल को ऑफ कर दीजिए। अगर आप हर 15 मिनट बाद पढ़ाई के बाद मोबाइल की नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो फिर आप वो पढ़ाई कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। पेशेंस और कंसंट्रेशन दोनों बहुत ज़रूरी है। आज का यंगस्टर जो अभी न्यूली क्वालिफाइड सीएज हैं, उनका यही रहता है कि हमेशा डिलेमा में रहते हैं, हम प्रैक्टिस करें या जॉब करें। उनको मतलब जैसे मैं भी सीए हूँ तो मेरे भी आर्टिकल्स या स्टूडेंट्स का यही रहता है कि मैम प्रैक्टिस में ज़्यादा पैसा है या जॉब में ज़्यादा पैसा है जो एक बेसिक क्वेश्चन होता है यंगस्टर का। जिस चीज़ में मन लग जाएगा उसी में पैसा है। सिंपल फंडा है, अगर आपको 3 साल 5 साल घर पर पैसे देने की कंडीशन नहीं है तो वो आप प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपकी कंडीशन ऐसी है फाइनेंशियल कि आपको घर पर रिक्वायरमेंट है या पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा तो आप जॉब में जाइए। या आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हेल्प कर सकते हैं, जिनके साथ आप 2-3 लोग मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हो, लाइक माइंडेड हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। मान लीजिए एक दोस्त है जिसका जीएसटी में इंटरेस्ट है, एक का इनकम टैक्स में इंटरेस्ट है, एक का कॉर्पोरेट लॉ में इंटरेस्ट है, एक कोई एडवोकेट है साथ में जो पीएमएलए के केसेस देख रहा है। तो इस तरह का अगर ग्रुप बनता है तो आप प्रैक्टिस में जाइए, आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। और मल्टीपल लोग जिस प्रैक्टिस में होंगे, अगर वो दोस्त हैं तो देखिए, कहने के लिए एक फॉर्म बना ली और सब तीनों चारों अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, फिर वो प्रैक्टिस ऐसा ग्रुप एफर्ट नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है। अदरवाइज तो आप मिलकर काम कीजिए और आपको डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। जी अभिषेक जी, जैसे हमें ये भी पता चला है कि आप NIRC के इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट विशेस फॉर दैट। और दूसरा हम ये जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के पीछे कोई मोटिव, कोई रीज़न जिसने आपको एनकरेज किया हो कि नहीं आपको भी लीडर बनना है और इंस्टीट्यूट में जाके हमें कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं या कुछ बेटरमेंट करना है अपने सीए फर्टिनिटी के लिए। देखिए, हर आदमी जो भी आता है पॉजिटिव माइंडसेट से आता है लीडरशिप रोल के लिए, तो उसके मन में होता ही है कि भाई कम से कम मैं ये पोजीशन तो ऐड कर दूं या ये एक चेंज तो ले आऊं। जैसे मेरे मन में मैंने देखा कि पिछले साल 2023 और 2024 में जो हमारे बहुत सारे नोटिस डिपार्टमेंट ने दिए, और उन नोटिस को एज अ ब्रांच केवल गुवाहाटी ब्रांच ने चैलेंज करा, और आसाम में उन्होंने एक ब्रांच के चैलेंज करने पर उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया कि नोटिस को ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी 15 डेज़ पहले फिर भी उन्होंने एक नया ऑर्डिनेंस ले आए कि ये जो ऑर्डर कन्वर्ट हो गए उनको हम कैंसिल करेंगे। तो ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट मुझे लगता है कि अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मैं ये एफर्ट कर सकता हूँ। जैसे हमने देखा कि इतने नोटिस आए, और एक छोटी सी बात है कि जब आज मैं कोई केस लॉ पढ़ता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। अब मैं 2 महीने बाद जब उसका रिप्लाई बनाता हूँ तो मुझे ये याद तो होता है कि भाई ऐसा केस लॉ मैंने पढ़ा था। कौन सा केस लॉ था तो मुझे ध्यान नहीं,
तो जो हैंड होल्डिंग की बात है, देखिए इंस्टीट्यूट एक बॉडी है, इट कैन डू हैंड होल्डिंग और सबको ज़रूरत होती है। लिटिगेशन मैटर्स सब हैंडल नहीं करते, तो जो इतने बल्क में नोटिस आए हैं, द इंस्टीट्यूट कुड हैव प्रोवाइडेड रेडीमेड मटेरियल्स, अ ड्राफ्ट रिप्लाई फॉर्मेट्स, कि भाई अगर आपको इस तरह का इश्यूज आ रहे हैं तो आपके पास ये केस लॉस है और ये एक शॉर्ट नोट है जिसको कॉपी पेस्ट करके आप अपने रिप्लाईज बना सकते हैं। प्लस जब मैं ट्रिब्यूनल में जाता हूँ, सिस्टेट में, जीएसटी की तो अभी आई नहीं जी, तो एक बड़ा डिसबैलेंस है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में बैलेंस है, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर इन ट्रिब्यूनल मोर देन लॉयर्स। लेकिन जब हम सिस्टेट की बात करते हैं, सिस्टेट ट्रिब्यूनल में वी हैव मोर लॉयर्स, लेस चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो वी कुड डू अ ट्रेनिंग सिस्टम, वी कुड ट्रेन द यंगस्टर्स, वी कुड ट्रेन द मेंबर्स कि बॉसेस हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप ट्रिब्यूनल में जाइए। तो ट्रिब्यूनल अभी 2-3 मंथ में आ जानी चाहिए। तो अगर हमारी फैटर्निटी आगे जाएगी, देखिए हमारे इनकम के स्कोप्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, रेवेन्यू भी एक चाहिए। हम बहुत नई चीज़ें बहुत सारी लॉन्च कर रहे हैं, फॉरेंसिक ऑडिट्स हैं और फॉरेन से अकाउंटिंग की तरफ इंस्टीट्यूट का एक नया फोकस है। लेकिन जो ट्रेडिशनल एरिया है, द लिटिगेशन पॉइंट, वहाँ पर अगर इंस्टीट्यूट हैंड होल्ड कर देगा, मेंबर्स को थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, तो शायद हम लोग बहुत ज़्यादा रिजल्ट अच्छे दे सकते हैं, हमारा रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। प्लस कई बार होता है ऑफिसर्स आपकी बात नहीं सुनते, ये दिल्ली जीएसटी में तो हुआ ही था जी। तो सिल्टेक्स बार ने तो इस पर एक्शन लिया, चीज़ें आगे बढ़ाई, लेकिन इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे रीजन में, मैं नॉर्दर्न रीजन की तो बात करता हूँ, कहीं भी ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि हम इसको कि भाई 4 लोग जाकर मिले हों, कमिश्नर से जाकर कहा हो कि भाई ये समस्या हमारे मेंबर्स फेस कर रहे हैं। भी कम से कम जाकर बात तो कर सकते हैं ना किसी ऑफिसर से कि भाई ये प्रॉब्लम हमारे मेंबर्स एट लार्ज फेस कर रहे हैं। अगर इतनी भी बात जाकर बोल दी जाए किसी कमिश्नर को, तो सॉल्यूशन इम्पैक्टफुल होगा, कुछ सॉल्यूशन तो निकलेगा। एटलीस्ट हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, लेह लद्दाख, ये आप एक एक करके सारे कमिश्नर से मिल तो लेते, तो उनसे ये तो कहते कि भाई हमारे मेंबर्स एट अ लार्ज ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपका ऑफिसर नीचे हमारी बात सुनता ही नहीं, हमारे मेंबर इतना लंबा लंबा रिप्लाई लेकर आ रहे हैं और आपका ऑफिसर एक लाइन में रिजेक्ट कर देता है। मैं नहीं कहता, एक चिट्ठी दे देते, एक लेटर भी दे देते, तो कम से कम कुछ तो इम्पैक्ट पड़ता। तो ये एक बेसिक एजेंडा मेरे मन में है कि भाई कम से कम ये बात तो हो कि there should not be a total surrender. We should not do a total surrender. हम हैं ये दिखने चाहिए जी। जैसे कि सर आप सेल्टेक्स बार एसोसिएशन के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हमें पता चला था कि आपने जो भी आपने टॉपिक छेड़ा कि किसी कमिश्नर जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया या जो भी इशू था उसके लिए आप स्ट्राइक पर भी बैठे, आप अपने फेलो मेंबर्स के लिए सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। कुछ उसके ऊपर आप लाइट डालेंगे, क्या मैटर था और किस तरीके से आपको उसमें सक्सेस मिली? नहीं, सितंबर 2020 में 17-18 टाइम बार हो रहा था, सितंबर में उन्होंने नोटिस दिए। अब बिना रिप्लाई को कंसिडर करे, हमारे रिप्लाईज थे मेंबर्स के, उन्होंने रिप्लाई दिए, उन्होंने कंसिडर ना करके उनको ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका एक तरीका था कि आप 10% डिपॉजिट करें, अपील में जाएं, दूसरा था इसका रेक्टिफिकेशन हो जाए अंडर सेक्शन 161। अपील में जाने में 10% जमा करना था, प्लस वो कब अपील सुनी जाती कब नहीं सुनी जाती, ये भी एक इशू था। तो हमने, यहाँ के कमिश्नर हैं, अब तो प्रिंसिपल कमिश्नर लिखते हैं वो, तो उनको 2-3 बार अप्रोच करा कि सर हमारे मेंबर्स एट लार्ज ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनसे कहा भी, नहीं माने, फिर हमने एक चिट्ठी लिख कर कहा कि साहब अब बस हो चुका। On 1st March we started boycott, we started the strike, और जो हमें रिजल्ट चाहिए थे वो सारे हमें मिले। 21 मार्च तक ये स्ट्राइक चली और हम जितना कर सकते थे एज अ मेंबर हमने किया। एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी हमारे
प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और जितने हम 13 लोग हैं एग्जीक्यूटिव में, हम सारे साथ रहे। जितने पुराने प्रेसिडेंट और जितने पुराने ऑफिस बियरर्स थे उन सब ने साथ दिया। किसी भी एक पर्सन ने ये नहीं कहा हमें कि साहब आप स्ट्राइक मत करो या आप इस चीज़ को लेकर आगे मत जाओ। लेकिन क्या ये जो ऑर्डर्स थे ये सिर्फ सेल्टिक्स बार के मेंबर्स को प्रॉब्लम थी? ये पूरे दिल्ली और पूरे रीजन के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक प्रॉब्लम थी? तो जब सॉल्यूशन के लिए हम गए तो सॉल्यूशन क्या सिर्फ सेल्टिक्स बार के मेंबर्स के लिए रह गया? नहीं, सॉल्यूशन तो वो सबको मिला। तो बात ये होती है कि आप इस चीज़ को लेकर कितना आगे जा सकते हैं। जैसे हमने, क्या होता है कई बार डिपार्टमेंट क्या करता है, एक एलिगेशन लगा देता है कि आपने बोगस आईटीसी लिया है, और जैसे ही वो एलिगेशन लगाता है कि आपने बोगस आईटीसी लिया है और उनका वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं। हमने 2-3 बार एक चिट्ठी भी लिख कर दी कि साहब अगर आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि इसने बोगस आईटीसी लिया है और अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर बैठा है, आपको दिख रहा है बैठा हुआ है, तो आप इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कीजिए। इट्स द इशू ऑफ डिमांड एंड रिकवरी। आप नोटिस दीजिए, पैसे रिकवर कीजिए। मान लीजिए बोगस आईटीसी भी है या कोई इशू है तो आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत कीजिए। जैसे इन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एक सेल बना दिया, अब उसमें ना तो एडवोकेट जा सकता, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट जा सकता, ना कोई और जा सकता। तो ये भी हमारा एक मुद्दा था वहाँ पर लड़ाई करने का कि भाई ऐसा कैसा है जो हमारा रजिस्ट्रेशन कर रहा है, उससे हम जाकर बात क्यों ना करें। तो उन्होंने वीक में 2 डेज हमें अलाउ कर दिया है कि अब 2 बार आप जा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मेंबर को बड़ा रिलीफ मिलता है। और बात सही कह रहे हो, देखो आपको सपोर्ट तभी मिलेगा मेंबर को एट अ लार्ज जब आपकी बात आगे रखी जाएगी। आपको देखना है कि आपको बात आगे रखने वाले चाहिए जिनसे आपका सॉल्यूशन हो, या मतलब जैसा चलता आ रहा है उसको कहेंगे भाई जैसा चल रहा है बस ठीक चल रहा है जी। और आपने ये बताया कि जब आपके जो NIRC इलेक्शन कंडक्ट करने पीछे के एजेंडा है वो बेसिकली आपने अपने पॉइंट्स बताए कि मेंबर्स को ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अब बात करते हैं सर न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की, यंगस्टर्स की, जो कि इस समय स्ट्रेस में रहते हैं हमेशा कि हमें उतना पे आउट नहीं मिल पाता है, मतलब CA करने के बाद भी हम इतने पे काम करें, हम इतनी तो हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है, इससे ज़्यादा हम लोग डिज़र्व करते हैं। तो उसके इस समस्या के समाधान के लिए आप क्या करेंगे कम्युनिटी में आने के बाद? देखिए, जैसे मैं भी रिसेंटली क्या हुआ, कैंपस में एक IT कंपनी ने बहुत कम सैलरी ऑफर करी जी। यही चीज़ 2010-11 में हुई थी। डॉक्टर C अमरजीत चोपड़ा जी उस समय प्रेसिडेंट थे और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि कंपनी कैंपस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि वो X अमाउंट ऑफर कर रही थी। तो आपको एक दिन तो ये बोलना पड़ेगा। दूसरा, अगर उन्होंने ऑफर कर भी दिए, कोई भी यूनिटी के साथ उस कंपनी में इंटरव्यू ना दे, ज्वाइन ना करे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने ऑफर तो कर दी लेकिन कोई आ नहीं रहा, तो डेफिनेटली फिर वो ठीक करेंगे। देखो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले तो खुद अपने मन में लानी पड़ेगी कि मैं इससे नीचे काम नहीं करूँगा। आपको आपका स्किल सेट के हिसाब से पैसा 100% मिलेगा मार्केट में। ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, तो यंगस्टर्स को स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो मार्केट में जाएंगे, काम करेंगे, ऐसा हो सकता है कि उन्हें पहला जॉब ऐसा ज्वाइन करना पड़ जाए जिसमें लर्निंग ज़्यादा हो, अर्निंग कम हो। सो इन आवर प्रोफेशन, बिकॉज इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन, learning comes before earning. Once you learn new skill set, you develop new skill set, you upgrade yourself, earning will follow. बट अगर आप ये सोचें कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और उस दिन के बाद से मैंने पढ़ना बंद कर दिया, कुछ भी नया लर्निंग बंद कर दी, तो आप रिप्लेसेबल।
आपको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा। सी करंटली द बेस्ट थिंग विच यू कैन लर्न इज AI। इफ यू डोंट लर्न AI देन यू आर गोइंग टू लूज। और कोई ना कोई द पर्सन हु वुड बी यूजिंग AI विल डेफिनेटली रिप्लेस यू। तो यंगस्टर्स को तो टेक्नोलॉजी के साथ AI के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और देन दे विल अर्न मोर। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक जी, एक और आपकी अचीवमेंट के बारे में हमें पता चला है, या पता है आप कह सकते हैं, कि वैट ऑडिट इंट्रोड्यूस करवाने वाले आप थे, या आपका भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? नहीं, मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं है, थोड़ा सा योगदान है, बहुत छोटा सा है। मैं उसका क्रेडिट ऐसे नहीं दे सकता। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर होती है तो हमेशा टीम एफर्ट होता है। तो उसमें कोई इंडिविजुअल अगर ये क्लेम करे कि मैंने ये काम करवाया तो वो गलत होता है। जैसे दिल्ली स्ट्राइक अगर हुई तो टीम एफर्ट था, और जो पुराने भी थे उन्होंने काम किया। ऐसे ही वैट ऑडिट, NIRC वैट रिसर्च स्टडी ग्रुप था, रश्मि खेत्रपाल मैम उसकी हेड थी, उन्होंने एक ग्रुप बनाया। शी वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी, और डॉक्टर राकेश कर कन्वीनर थे, आलोक जी कन्वीनर थे, मैं डिप्टी कन्वीनर था। वो डिप्टी कन्वीनर थे, उसमें उससे भी नीचे था, तो आई वॉज ऑन द 3rd लेवल ऑफ द कमेटी। कन्वीनर वो थे डिप्टी कन्वीनर। तो हमने वैट रिसर्च स्टडी ग्रुप में क्या होता था, हर साल कोई कॉन्फ्रेंस करा दी, कुछ पब्लिकेशन दे दी। तो वहाँ पर हमें ग्रुप में ये बात हुई कि नहीं, इसको आगे लेकर जाते हैं। और ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में वैट के ऑडिट्स होते हैं। दिल्ली एक ऐसा स्टेट था जिसमें वैट के ऑडिट्स नहीं होते थे। हमने इसको डिस्कस करा, और कमिश्नर साहब और उस समय की चीफ मिनिस्टर श्रीमती शीला दीक्षित जी थी, उनसे जाकर मिले। एज अ कमेटी हमने बहुत एफर्ट करे, और बहुत ज़्यादा परस्यू करने के बाद उन्होंने दिल्ली वैट में वैट ऑडिट इंट्रोड्यूस करा। उससे क्या था, देखो हमारा मन में ये था कि अगर इस तरह के काम होंगे तो एक तो कॉम्प्लायंस ठीक हो जाएगा, मन में ये था कि भाई कॉम्प्लायंस ठीक हो जाएगा, प्लस एक हमारे जो फेलो मेंबर्स हैं उनके लिए रेवेन्यू सोर्स बनेगा। वो ऑडिट्स हुए, और फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, तो नई जो गवर्नमेंट आई उसने ये वैट ऑडिट विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो जाते जाते ये ऑडिट इंट्रोड्यूस करके गए थे। तो नई गवर्नमेंट आई तो उसने विड्रॉ कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने GST ऑडिट है, तो GST ऑडिट भी हमने कुछ साल करा है 9C, और 9C आज हटा दिया गया। 9C हटाने के पीछे हमें रीज़न दिया गया कि रेवेन्यू नहीं आया। इसको चैलेंज करना चाहिए था, इंस्टीट्यूट को बोलना चाहिए था, मेंबर्स को बता देते, क्योंकि मेंबर्स ने एट अ लार्ज प्रैक्टिस ये थी कि जब हमने रिकवरी निकाली या टैक्स पे करवाना था तो हमने 9 से पे करा दिया। हमने 9 से पे कराया, 9C से नहीं कराया। तो हमें अगर पहले बता दिया जाता तो हम लोग शायद 9C से पेमेंट कराते, तो रेवेन्यू GST ऑडिट हमारे बच जाते। दूसरा, अगर हमें भी नहीं पता था और ऐसा कुछ हो गया, वैसे मैं मान नहीं सकता कि हमें नहीं पता होगा, और अगर ऐसा हो गया तो भी इंस्टीट्यूट को एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी, ये कहकर के आप 9 जिनमें फाइल हुआ और 9C जिसमें गया है, उन दोनों में कंपैरिजन कर लीजिए कि टैक्स एज अ परसेंटेज किसमें ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है। तो भी आप देखते हैं कि 9C जहाँ गया, जहाँ पर हमने ऑडिट करा, तो उससे हमारे जो टैक्स है वो ज़्यादा डिपॉजिट हुआ। देखिए मेंबर्स का रेवेन्यू सोर्स बना रहे, ये भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंस्टीट्यूट की। देखिए, कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ एकेडमिक देखेंगे और रेवेन्यू पार्ट नहीं देखेंगे, लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स करने से काम नहीं चलता। इस चीज़ को इस तरह चैलेंज करा जा सकता था। ऐसे ही देखिए, अभी GST ट्रिब्यूनल बनेगा, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल हो या और भी कोई ट्रिब्यूनल हो, हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज बीन कंसिडर्ड एट पार विद लॉयर्स, एडवोकेट्स, और दोनों ट्रिब्यूनल्स के टेक्निकल मेंबर हो सकते हैं। एक्सेप्ट फॉर GST ट्रिब्यूनल जब आया तो उन्होंने एडवोकेट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हटा दिया कि ये मेंबर नहीं बन सकते।
मद्रास हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन गई और उन्होंने ये इंश्योर करा कि एडवोकेट्स मेंबर बनेंगे, लेकिन हमारी बॉडी ने इसको चैलेंज नहीं करा। तो एक रास्ता जो हमारे लिए खुला हुआ था पहले से, जिस पर हम चलते आ रहे थे, वो हमारे लिए आगे के लिए बंद हो गया जीएसटी ट्रिब्यूनल में। तो आपको अगर मेंबर्स को आगे लेकर जाना है तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आपको जहां लग रहा है गलत हो रहा है तो इस बात को आगे उठाना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देने भर से कि वी आर एन ऑटोनोमस बॉडी, वी आर मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स स्टडीज, तो भाई ये तो नहीं चलेगा। हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर नेता बनना है, लीडर बनना है और लीडरशिप रोल में आप आए हो तो आपको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारे मेंबर्स हैं उसकी रेवेन्यू अर्निंग बढ़ती रहे। दूसरा सर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। बीइंग अ फीमेल सीए मैंने भी ब्रेक लिया बाय गॉड ग्रेस की मेरी तो अपनी प्रैक्टिस थी, तो बैकएंड पे काम चलता रहा, वर्क फ्रॉम होम चलता रहा। लेकिन बहुत सी फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होती हैं जो कि जॉब में होती हैं, आफ्टर मैरिज ब्रेक लेना पड़ता है ड्यू टू चेंज इन सिटीज़ स्टेट्स, और उसके बाद जब फैमिली प्लानिंग होती है तो बेबी के लिए ब्रेक लेना पड़ता है। एट प्रेजेंट सीए इंस्टीट्यूट इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, जो कि उनकी नए प्रोग्राम्स और नई पॉलिसीज़ हमारे सामने आई है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फीमेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए स्पेशली आपके माइंड में क्या एजेंडा है, बीइंग अ लीडर या बीइंग इन अ कमेटी, आप उनके लिए क्या स्पेशल स्टेप्स उठाएंगे जिससे कि जो ये प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है, चाहे हम मार्केट में इंटरव्यू देने जाएं, चाहे कॉर्पोरेट में जाएं, चाहे फर्म में जाएं, हमें कहीं ना कहीं ये एक कटु सत्य है कि हमें लड़कों से कम आका जाता है जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है पर्सनली। देखिए मेरे ये मतलब 8 मार्च को कई सेशन कर चुके हैं वुमेन सेंट्रिक इश्यूज़ पर, और आप भी उसमें पैनल में रही हैं और कई चीज़ें आपने भी बोली हैं और बहुत लोगों ने बताई हैं। जेंडर स्पेसिफिक बोलने से मैं बचूंगा, फिर भी मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगा कि जिस समय एक गर्ल ब्रेक पर है और उस समय उसको कई चीज़ें ऑफ़र करी जा सकती हैं जिसके लिए उसको ट्रैवल नहीं करना है, जैसे इंस्टीट्यूट की कॉपीज़ चेक करना, एग्जामिनेशन की, वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। सबसे पहले तो एक डेटाबेस बनाया जाना चाहिए कि कौन सी गर्ल्स ऐसी हैं, वुमेन ऐसी हैं, फीमेल्स ऐसी हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम करना चाह रही है, एक्टिव प्रैक्टिस में नहीं है, और जो फर्म्स हैं उनको अपना काम आउटसोर्स करना है। उनको लोग मिल नहीं रहे कि भाई मेरे को लेट से एक प्रोजेक्ट है, अब मुझे उस प्रोजेक्ट पर कहीं से भी काम करवाना है, तो उस प्रोजेक्ट को करवाने के लिए मेरे को कोई काम आउटसोर्स करना है जो ऐसा है जो घर बैठ कर हो सकता है। तो मैं एक मैच कर लूँ कि भाई ये गर्ल्स हैं, ये फीमेल है, ये भी ब्रेक पर है और ये घर से काम कर सकती है। सेकेंड इज जो मैच हो जाए, फिर वो उन 4-5 फीमेल से कोऑर्डिनेट कर लें और तब हो सकता है कहीं ना कहीं कोई एक डील मैटेरियलाइज हो जाए। तो सबसे पहले स्टेप तो इसमें यही होगा कि एक डेटाबेस हो, वन साइड those who are on work from home, and second is those who want to outsource some work to get it done. प्लस एक फीमेल्स के साथ एक ऐसा नहीं है कि आपको कम आका जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैं लिटिगेशन में हूँ, तो लिटिगेशन में मैंने एक चीज़ देखी कि डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपसे बात नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते। वो कई बार कह देते हैं कि आप मेल्स को भेज दीजिए, तो ये भी एक इश्यूज रहते हैं। सेकेंड, एक जो मैंने सबसे रूटीन में बात सुनी है कि अगर कोई फीमेल इंटरव्यू के लिए जाती है तो सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि आप शादी कब प्लान कर रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू सेटल डाउन, और कई बार ये पूछ लेते हैं इफ़ यू आर मैरिड देन व्हेन आर यू प्लानिंग अ बेबी, तो उसमें कैसी छुट्टियाँ आपको चाहिए। तो ये बिकॉज द CA फर्म्स आर नॉट बिग ऑर्गेनाइजेशन, या आप उनकी भी तरफ से समझिए कि उनको भी एक रहता है कि भाई हम काम कैसे करेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं एक रोल प्ले ये आ सकता है कि जब आप लीव पर हैं
तो ऐसा तो है नहीं कि सारे काम के लिए आपको ऑफिस आना है। देखिए, जो लाइफ कोरोना से पहले थी और जो लाइफ अब कोविड के बाद हम चल रही है, तो इसमें वर्क फ्रॉम होम एक नॉर्मलाइज हो गया है और ज़्यादातर चीज़ें आज क्लाउड पर हैं। देखिए, मेरा खुद का ऑफिस का जो सर्वर है वो जब से कोविड में क्लाउड पर गया है, मैंने उसे वापस हार्ड में नहीं रहा है, क्योंकि मुझे को भी एक आसानी रखती है कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, आई कैन चेक दैट डेटाबेस। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर वो घर पर भी हैं तो आप उन्हें maybe you don't give 100% of the payout, but continue with them with 75%, 80% of the payout and allow them to work from home. तो ये माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको वुमेन कॉन्फ्रेंस तो करनी पड़ेगी, लेकिन वुमेन कॉन्फ्रेंस में सिर्फ वुमेन को बुला के काम नहीं चलेगा। वहाँ पर आकर आपको जो फर्म्स वाले हैं, आपको वुमेन की, देखिए फीमेल्स की माइंडसेट नहीं बदलना, आपको बदलना मेल्स का माइंडसेट है। तो मेल्स को बुलाइए आप वुमेन कॉन्फ्रेंस में, उन्हें ये बातें समझाइए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक दिन में बदल जाएगी। आप ये सोचें कि आप 100% लोगों को बदल लेंगे उनका माइंडसेट, वो भी नहीं होगा। आपको 5-7 साल लगेंगे, तब आप जाकर 30-40% लोगों का माइंडसेट बदलेंगे। बट दैट इज सफिशिएंट फॉर फीमेल्स, जितनी हमारा नंबर है। और देखिए, अब इस प्रोफेशन में 1/3 फीमेल्स हो चुकी हैं, ठीक है, और हो सकता है आगे जाकर ये परसेंटेज और बढ़ जाए। तो चेंज तो आ चुका है, धीरे धीरे ये विजुअलाइज होगा और कुछ साल बाद बहुत आगे बहुत एक ऐसे लेवल पर दिखाई देगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये एक आप इसको भी मानिए कि हम इतने डेवलप नहीं हुए, इतनी सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं आज भी अपने ऑफिस में अगर 7 बजे के बाद लड़की रुकती है तो मुझसे कहता हूँ कि आप तो रुकिए, आप चले जाइए। लड़कों को तो हम 10-11 बजे तक, 2 बजे तक रात में काम करवा सकते हैं। व्हाट अबाउट फीमेल? कि हम रात के 2 बजे तक रोक सकते हैं? चलिए, हमने रोक भी लिया। व्हाट अबाउट योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्लस आप एक जॉइंट फैमिली में हैं, वहाँ से जॉब कर रहे हो, क्या आपके इन लॉस अलाउ करेंगे? क्या देखो, आप सिर्फ फीमेल सेंट्रिक होकर ये इशू नहीं रेस कर सकते, आपको मेल्स की भी समस्या समझनी पड़ेगी। तो दोनों तरह की जो एक कोऑर्डिनेशन है, एक चेक एंड बैलेंस जो आपको रखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें सॉल्व होंगी। और ये 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक स्टेप इसकी तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने की कोशिश की जाए विद अ माइंडसेट ऑफ अ टाइम फ्रेम कि भाई 3 साल 5 साल में हम एक चेंज मार्केट में दिखाई देगा, या हम कोशिश करें कि 3-5 साल में एक बड़ा बदलाव हम लेकर आए। बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन 100% नहीं बदलेगा। जैसा कि हम देखते हैं, आप अपने सेमिनार्स भी करते हैं, बुक्स भी लिखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, चाहे वो एक्स हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो। आप हर जगह सोशल टॉपिक्स को, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, चाहे वो केस लॉज हो, आप हमेशा उसको रेस करते हैं। तो आप कैसे, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे प्रोफेशन में सोशल मीडिया का क्या रोल है और हमें उस पर एक्टिव रहना चाहिए और कितना रहना चाहिए? सोशल मीडिया लोगों से सोशल होने के लिए, फॉर शेयरिंग नॉलेज, फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फॉर नेटवर्किंग, फॉर कनेक्टिंग। सी, वी आर इनटू इंटेलेक्चुअल फील्ड, और हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर अगर हम रील भी बना रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, तो दैट शुड बी समथिंग विच शुड शेयर सम नॉलेज। तो हमारा जो बेसिक पर्पस सोशल मीडिया पर होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी फॉर एंटरटेनमेंट, दैट शुड बी फॉर नेटवर्किंग और शेयरिंग नॉलेज। यहाँ तक ट्विटर की बात है, सी आई गॉट गुड ग्रोथ ऑन ट्विटर। दैट वाज बिकॉज कि वहाँ पर मैंने जैसे केस लॉ तो शेयर करे ही करे, प्लस मैंने वहाँ पर फ्रीबीज बहुत दिए, द ड्राफ्ट, द पीपीटीज। तो लिंक्डइन पर हूँ तो लिंक्डइन पर भी डीएम्स में चले जाते हैं अगर आप कुछ। तो ये जो चीज़ें हैं, जो सोशल मीडिया हेल्प्स यू इन नेटवर्किंग पीपल। और अब देखिए, सोशल मीडिया नहीं होता तो ये इंटरव्यू हो सकता था। ये इंटरव्यू भी तो सोशल मीडिया के लिए ही है। तो सोशल मीडिया हमारी लाइफ में बहुत जुड़ा हुआ है। और एक सोशल मीडिया जिसको आप भूल गए, दैट इज लिंक्डइन, दैट इज टेलीग्राम, दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप्स, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट, टेलीग्राम ग्रुप्स,
टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप हैज इंट्रोड्यूस अ व्हाट्सएप चैनल। तो अगर आप रील बनाकर नाच रहे हो तो वो एंटरटेनमेंट फील्ड को सूट करता है। वी आर इनटू इंटेलेक्चुअल फील्ड, तो आपका फील्ड ये सूट करता है कि आप जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आए या जो भी आपको लगता है इश्यूज हैं, आप उसको समराइज करो एंड पब्लिश दें। और जब आप इस तरह पब्लिश करोगे तो आपका एक कवर बनेगा, आपकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी बनेगी। आप जब वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करोगे तो आपको उससे नए क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, नए फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं, नया नेटवर्क बनेगा। और फिर नेटवर्क में आपको डीप पेनिट्रेट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डेवलप अ नेटवर्क। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। Unless you have a network, you are not going to get it. Such a nice quote it is कि net worth is your net worth. पर ये मेरा नहीं है। हाँ, ओके, ठीक है। तो मतलब हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हम सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हम उनसे अपना बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग भी हो सकती है, कनेक्टिविटी भी होती है, फ्रेंड सर्कल भी बनता है। बहुत तरह से उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी ध्यान रखना चाहिए और हमें बहुत केयरफुली सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सोशल मीडिया हमारे ऊपर हार्मफुल ना हो जाए। आई होप मैं ठीक कह रही हूँ सर। तो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स जान के, आपका इलेक्शन कंटेस्ट करने के पीछे क्या मोटिव है, क्या एजेंडा है। आई होप आप NIRC में इलेक्शन जीत के पहुँचें, कमेटी के मेंबर बने। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। और आई होप हमारे जो यंगस्टर्स या जो भी मेंबर्स, जो भी हमारी फर्टिनिटी से रिलेटेड लोग हैं, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपके व्यू पॉइंट्स को जान के आपके साथ खड़े रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगी, आपकी होस्ट एंड दोस्त मिनी भाटिया। बट जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहें तो उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, लिंक्डइन और मेल आईडी सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए जाएंगे। आप उनके साथ जुड़ सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो रिलेटेड टू GST आप उनसे पूछ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं GST, आप किसी भी तरीके से अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी उनसे पूछना चाहें या उनसे कोई भी अपनी कंसर्न शेयर करना चाहें तो ही इज़ अवेलेबल। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।